मेरा नाम इरफान ज़ाहिद है। आई बिन राइडिंग मोटर बाइक्स फॉर मोर दैन 2 decades, 20 years प्लस हो गया। लेकिन उसका राइडिंग स्टांस ठीक है, तो सीधा है। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो ऑफ रोड, तो आपने इसकी एडजस्टमेंट ऐसे नीचे करनी होती है, ठीक है। मैंने टर्न किया बाइक, उनके घर वाले, साथ के घर वाले, उसके घर वाले सारे आ गए कि ये क्या तमाशा है यहाँ पर है, ये कहाँ आ गए। दिस बाइक वाज लॉन्च इंटरनेशनली, और अब आपको पता ही होगा कि इस बाइक ने इंटरनेशनली अच्छी खासी मार्केट कैप्चर कर दी, धूम मचाई। उसे पाँव नहीं लगते। तो वो ऐसी जगहों पर आप कहीं जा रहे हो ना, तो मोड़ के ऊपर ना मेरे जैसा बंदा या जो हाइट में ज़्यादा। लास्ट टाइम मैं कहाँ पर गया था, कितनी मैंने एल्टीट्यूड किया था, कितना मैंने वो किया था। तीसरी चीज़ ये मुझे यहाँ से वार्निंग्स भी दे रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शराज बाइकर। आज मेरे साथ है CF मोटो 450 जो कि एक एडवेंचर बाइक है और इसके ऑनर है मेरे साथ मिस्टर इरफान। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सर मेरे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे अपने बारे में? मेरा नाम इरफान ज़ाहिद है। आई बिन राइडिंग मोटर बाइक्स फॉर मोर दैन 2 decades, 20 years प्लस हो गया। अब तो उम्र ज़्यादा हो गई है। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद स्पोर्ट्स बाइक्स, फिर उसके बाद स्ट्रीट बाइक, और फिर इवेंचुअली ऑन एडवेंचर बाइक्स। और बाय प्रोफेशन राइट नाउ आई एम हेडिंग HR इन एन अमेरिकन कंपनी, और उससे पहले आई वाज इन बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स। दैट्स अबाउट इट। तो एडवेंचर का कैसे आपको शौक पड़ा? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और कुछ अर्सा अगर आप पीछे जाओ 10 years, तो एडवेंचर का इतना रुझान नहीं था। उसकी मेन वजह भी एक ये थी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये वाले बाइक्स एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे थे। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो 90% ऑफ अस, जिस वक्त ज़ेन में मोटर बाइक आता था या हैवी बाइक आता था, तो वो एक ही कैटेगरी आ रही होती थी, दैट वाज स्पोर्ट्स। उसके बाद जब व्हेन वी गॉट द स्पोर्ट्स, तो हमें ये पता चला कि एक और कैटेगरी भी है, उसको कहते हैं क्रूज़र। सही। फिर जब क्रूज़र्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई, तो फिर मुझे पता चला कि देयर इज़ अनदर कैटेगरी जिसको कहते हैं स्ट्रीट। तो वो कम्बिनेशन है स्पोर्ट्स बाइक की, और लेकिन उसका राइडिंग स्टांस ठीक है, तो सीधा है, तो वो स्ट्रीट में चलाने के लिए आसान होते हैं। राइट। उस ज़माने में BMW के कुछ एक आध दो आए थे, F800 2011-10 के राउंड अबाउट की मैं बात कर रहा हूँ। और 2013 में फिर F800 का बड़ा रुझान थोड़ा होना शुरू हुआ था इन द वर्ल्ड, दुनिया में। अभी पाकिस्तान में इतने नहीं आए थे। राइट। तो ये करते करते मेरा ख्याल है 16 के करीब, 15-16 के करीब ना, एकदम एडवेंचर बाइक्स के बारे में पता चलना शुरू किया। तो इस पाकिस्तान के अंदर एडवेंचर बाइक्स जो एकदम बूम आया ना, दैट वाज जब लॉन्च हुआ 502X इसका, सॉरी, बनेली का, ठीक आपको पता। और वो टेकन आ रहा था 250। सही। तो ये दो बाइक्स ने जो है ना, एक काफ़ी, ये वन ऑफ द पायनियर्स थे इन पाकिस्तान। तो लोग इस पे शिफ्ट होना शुरू हो गए टूवर्ड्स ये 502 तो बहुत ज़्यादा हुआ। फिर उसके बाद ये टेकन की थोड़ी पावर कम थी, तो इसलिए ज़्यादा लोग 502 पे जाना शुरू हो गए। और फिर BMW के 700-600s भी आना शुरू हो गए। सही। अब जो गैप था, 502X नो डाउट इज़ अ वेरी गुड बाइक। एक चीज़ के अंदर वो जो लैक कर रहा था, दैट वाज वेट ऑफ द बाइक। तो ऑफ रोड कैपेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वेयर ऑफ रोड के ऊपर वेट वाज वन थिंग जिसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ करता था। सही। तो इवेंचुअली फिर बीच में एक सेगमेंट बिल्कुल खाली जा रही थी। BMW ने 310 लॉन्च किया पाकिस्तान में, कुछ आए कुछ नहीं आए। वो बेसिकली बिकॉज दे वर मेड इन इंडिया, तो वो इस वजह से एक इशू आ रहा था, दे कांट बी इम्पोर्टेड इन पाकिस्तान थ्रू ए प्रॉपर चैनल। फिर देन दिस बाइक वाज लॉन्च इंटरनेशनली, और अब आपको पता ही होगा कि इस बाइक ने इंटरनेशनली अच्छी खासी मार्केट कैप्चर कर ली, धूम मचाई है इसने, तो एकदम इंटरनेट कैप्चर कर ली। तो एडवेंचर बाइकिंग के अंदर मैंने लिया था BMW F800 पहले। सही। वो कुछ अर्सा मैंने चलाया, लेकिन वो अच्छा खासा टॉल बाइक है, इतना टॉल है वो, तो उसे पाँव नहीं लगते।
तो वो ऐसी जगहों पर आप कहीं जा रहे हो ना, तो मोड़ के ऊपर ना मेरे जैसा बंदा या जो हाइट में ज़्यादा ना हो तो वो गिर जाता है। गिर जाता है। यू नीड टू बी 6'2" टू हैंडल हाँ 800। उसकी सीट हाइट बहुत है। सही सही। सीट हाइट बहुत ज़्यादा है। तो एडवेंचर बाइक में 450 को क्यों लिया? CF मोटो को आपको क्यों पसंद आया? इसकी कोई खास वजह और ऐसी कोई रीज़न बताएं, कुछ ऐसी खुसूसियात बताएं जिस वजह से मैं भी सोचूं कि यार मुझे भी ये लेना है बाइक। देखिए जिस वक्त उस वक्त मैंने सबसे पहले जो लिया था वो F800 लिया था। ये नहीं लॉन्च हुआ था। तो F800 से फिर मुझे ये पता चला कि देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ मैं अब जा सकता हूँ इस बाइक के ऊपर। मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि वहाँ की रोड कैसी होगी। सही सही। जब भी आप ट्रैवल करते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, जो रेगुलर नॉर्मल बाइक्स होते हैं, रोड कैसी होगी। ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल 4x4 जीप आपके पास होती है तो देन यू डोंट थिंक अबाउट कि आपकी रोड कैसी होगी, क्योंकि आपको पता ही है गाड़ी कहीं भी चली जाएगी एज लॉन्ग एज थोड़ा सा हल्का सा भी रास्ता हो तो। सही। सेम F800 के साथ भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ विच वाज वेरी गुड। तो फिर व्हेन दिस बाइक वाज लॉन्च्ड इन द वर्ल्ड, तो इसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई भी थी। तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट। और जो ही पाकिस्तान में आया तो फर्स्ट बैच में मेरे एक दो दोस्तों ने लिया, उन्होंने चलाया। मैंने जब ये राइड किया बाइक तो आई वाज अमेज्ड। इफ़ आई कंपेरिजन नहीं बनता इसका, F800 के साथ कंपेरिजन नहीं बनता, लेकिन देन अगेन क्योंकि वो मेरा पहला बाइक था तो थोड़ा मैं कंपैरिजन के साथ कर रहा हूँ। नंबर 1, वाई शुड यू बाय दिस बाइक? एक चीज़ ये है कि अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो इसकी ऑफ रोड कैपेसिटी इज़ बेटर देन F800। शॉकिंग है। टेनेरी 700 जहाँ जहाँ जाता है ना, वहाँ ये जाता है, इफ़ नॉट बेटर इक्वल। कुछ जगहों पर मुझे फील हुआ है ये बेहतर जाता है। सही। विच इज़ एस्टॉनिशिंग। 450। सेकेंड रीज़न इसकी ये है कि कहने को ये 450 है, लेकिन इफ़ यू टेक अ राइड, इसका इतना टॉर्की इंजन है कि F800, 700, 650 उनका इनिशियल टॉर्क इससे कम है। इट डजंट गिव यू दैट बूस्ट इन द फर्स्ट। अब इसके अंदर भी ना दो राय है। कुछ लोग कहते हैं ये इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स जर्की है, थोड़ा जर्की, ऐसे करो ना तो इट बाउंस करता है। वो यूज़ होता है जहाँ पर कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आ जाए, वहाँ आप इसको बाउंस करते हो। सही सही। तो जो ही अगला टायर ऊपर उठता है तो पीछे आप जंप करके चले जाते हो। यू नीड टू लर्न हाउ टू टैकल द जंपिंग स्टांस ऑफ द बाइक, एंड दिस इज़ व्हाई आई लव दिस बाइक। अभी भी वो ही वाज मेकिंग अ फ्यू वीडियोस, वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ जंप्स ऑन दिस एरिया। और ये अच्छा इरफान भाई, आपको ये बाइक लिए तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। जब आपने पहले इसका इंटरव्यू दिया था तब आपने इसके कुछ फीचर्स वगैरह बताए थे। तब से लेके अब तक आपने इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन की, एक और क्या क्या इसमें आपको ऐसी चीज़ें नजर आई जो जिसमें ये इसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है? अच्छा। और एक और दूसरा ये कि नज़र पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन सर आपका फेवरेट कलर कौन सा है? यार ये वैसे बहुत ज़्यादा लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि इज़ दिस योर फेवरेट कलर? टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट माई फेवरेट कलर। आई लाइक इट, ऐसी बात नहीं है, बुरा लगता है, बट इट्स नॉट माई फेवरेट कलर। मैंने नियॉन के लिए इसलिए ऑप्ट किया था बिकॉज द मोर विजिबल यू आर ऑन द रोड द सेफर यू आर। आपने देखा होगा सारे स्पोर्ट्स बाइक्स हो गए, Formula 1 रेसिंग, ये वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। मेरे पास Z1000 था तो उसके यहाँ पर वार्निंग लिखी हुई है। सही। उस वार्निंग के ऊपर लिखा हुआ है वेयर ब्राइट कलर क्लोथ्स। राइट। Z1000 के यहाँ पर वार्निंग आती है, जो नए खरीदते हैं उनके यहाँ पर, तो बाकी उन्होंने स्टिकर उतार देते हैं। सही। तो इरफान भाई, इसके टायर से स्टार्ट करते हैं। इसके टायर जो आए थे कंपनी के साथ वही हैं कि आपने चेंजिंग की है? These are the same. ये Pirelli Scorpion की से इंस्पायर्ड है। सही। And these are equally good. ये हैं Chinese tires, but they are equally good. और डिस्क जो इस पे लगी हुई है सर? हाँ, ये डिस्क सिंगल साइडेड है। इसका मुझे सर्कमफ्रेंस तो नहीं मालूम, लेकिन दे आर फाइन। आई वुड नॉट से कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट दे आर फाइन। अगली ब्रेक इतनी यूज़ नहीं होती। सही। यूजुअली ये इंजन ब्रेकिंग के ऊपर कर रहा होता है या रियर ब्रेक, क्योंकि अगली ब्रेक आप डाउन हिल जा रहे हो, ये आप नहीं चला अगली ब्रेक लगा सकते। अप हिल जा रहे हो आप अगली ब्रेक, बिकॉज द मोमेंट यू डू इट यू विल गोना स्लिप। और सस्पेंशन जैसे इसकी सस्पेंशन बहुत अच्छी है। KYB की सस्पेंशन है, फुली एडजस्टेबल। मैंने अपने प्री लोड के लिहाज से इसको एडजस्ट की हुई है, जंप्स के लिहाज से एडजस्ट की हुई है। ये ऊपर से यहाँ से हाथ से एडजस्ट होती है। और इसकी सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इसकी चाबी के अंदर ही ना इन्होंने ये माइनस सा ऐसे दिया हुआ है।
तो आप ये यहाँ पर रख के जो है ना इसको एडजस्ट कर लेते हो। ये जहाँ पर माइनस आ रहा है ना, ये देखें, सही सही, यहाँ से आप इसको ये सॉफ्ट और हार्ड कर लेते हो, ये चाबी सही हो जाता है इसकी अपनी की से। और ये साथ इन्होंने ये ग्रिप दी हुई है, तो ये प्री लोड एडजस्टमेंट यहाँ से हो जाती है। ये देखें, ये स्प्रिंग को एडजस्ट करने के लिए। तो मैंने इस वक्त इसकी ऑफ रोड के लिहाज से सस्पेंशन एडजस्ट की हुई है। बोथ फ्रंट एंड रियर और कम्प्लीटली एडजस्टेबल सस्पेंशन और बहुत अच्छी सस्पेंशन है। इरफान भाई, इसकी एक्स्ट्रा आपने लाइट लगाई हैं, तो इसकी अपनी जो लाइट है वो कैसी हैं? जब आप नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, मैंने देखा आप अक्सर स्कर्दू वगैरह यहाँ पे विजिट करते रहते हैं, तो ये लाइट इनफ है कि आपको एक्स्ट्रा लगवानी पड़ेंगी? एक्स्ट्रा लगवानी पड़ती है। दीज आर फ्यूचराइज, ये तो बहुत अच्छी वाली है एक्साइटीज़। मैंने वैसे काफ़ी सारी ट्राई की थी, फिर उसके बाद मैं इन पे आया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसका कट ऑफ बड़ा अच्छा है। इसकी अपनी लाइट्स आर बस ठीक है, नॉट बैड, बट हाउ एवर दे आर, आई वुड से दे कैन मेक इट बेटर। सही, इसकी लाइट्स बेहतर होनी चाहिए। और जो इसका टैंक है कितने लीटर का है? ये 17। और क्या एवरेज देता है आपको? ये देता है 22। ठीक हो गया। और इसका जो, अगर आप मुझे थोड़ा मीटर वगैरह दिखाएंगे ज़रा। फुली डिजिटल है? हाँ जी, ये डिजिटल है। क्लस्टर आप यहाँ से इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, ये व्हीकल की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर अपने फ़ोन वगैरह कनेक्ट किया हुआ है। ये आ गया इसका। फिर यहीं से अगर कोई सॉफ्टवेयर इसका अपडेट होना हो तो वो ओवर द एयर अपडेट हो जाता है। मैंने टी बॉक्स लगाया हुआ, वो एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ता है। सही। तो और बाकी ये क्लस्टर इज़ वेरी गुड। इवन अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट भी हो ना, तो सनलाइट के अंदर भी ये बहुत क्लियर नज़र आता है। अच्छा, और दूसरा ये बताइए, इसके जो हैंडल बार है ये इजी कंट्रोल के लिए इजी है? इसमें आपको प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं, मैंने वैसे राइज़र नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन इसकी जो है विड्थ वो बहुत अच्छी है। वो पहले से ही आपको चेंज नहीं कराना पड़ता, वरना ज़्यादातर एडवेंचर बाइक की ना इसकी हैंडल की विड्थ थोड़ी कम होती है, तो ये चेंज कराना पड़ता है। लेकिन इसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विड्थ है, विच इज़ वेरी गुड। सही। और ये जो इंजन है इसका 450 सीसी है? बिल्कुल 450 सीसी है। 43 न्यूटन मीटर टॉर्क है। 43 वो है इसका हॉर्स पावर 44 है शायद। सही। और इसमें आप ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं? ऑयल्स का थोड़ा सा था, तो मैंने वो लास्ट ये यूज़ करना शुरू किया हुआ है एम्स ऑयल। ठीक। मैट्रिक्स वाला। इसमें 2 लीटर आता है कि 1 लीटर? 2.5 है, तो भी एग्जैक्ट। सही। 2.6 अगर आप फिल्टर भी चेंज कर रहे हो। सही। ये इसकी LCD के साथ ना मेरा फ़ोन कनेक्ट हो जाता है, और मैप्स जो है ना वो इसके ऊपर डायरेक्ट आ जाते हैं। अच्छा, सही। तो वो आई डोंट नीड टू यूज़ द फ़ोन। यहाँ से मैंने जहाँ पर भी मैप लगाया, यानी कि आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है, और सेम वही फीचर यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक। और ये इसकी ऐप है। ये मुझे ऐप बता रही होती है कि 323 इसके किलोमीटर्स रेंज है पेट्रोल फ्यूल। तो इसका मुझे फ़ायदा ये होता है कि अगर बाइक बंद भी हो ना, मैं घर में भी बैठा हूँ, मैंने सुबह राइड पे जाना है, तो मैं यहीं से देख लेता हूँ कि मेरे पास रेंज कितनी है। अगर 200 किलोमीटर दिखा रहा है तो मैं फिल कराने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे ज़हन में नहीं होता कि मैंने सुबह पेट्रोल पम्प जाना है कि नहीं। दूसरा मुझे ये दिखा रहा होता है कि इस वक्त ये बाइक की लोकेशन कहाँ पर है, किस जगह पर खड़ा है, और मैं खुद कहाँ खड़ा हूँ, तो मैं इससे कितना दूर हूँ। तीसरा ये है कि ये शो कर रहा होता है कि लास्ट टाइम मैं कहाँ पर गया था, कितनी मैंने एल्टीट्यूड किया था, कितना मैंने वो किया था। तीसरी चीज़ ये मुझे यहाँ से वार्निंग्स भी दे रहा होता है। अगर किसी ने खड़े हुए बाइक को हाथ लगाया तो ये वाइब्रेशन अलर्ट आ जाएगा। अगर मैंने हाई इंजन रेव किया तो ये मुझे यहाँ पर कहेगा कि आपने इस टाइम पर इस वक्त इंजन को ज़्यादा रेव किया था। अगर हाई स्पीड पे था तो तब भी ये मुझे नोटिफिकेशन देगा। अच्छा, ये जो ऐप आप यूज़ कर रहे हैं ये पेड है कि आपको ये इनकी तरफ फ्री मिलती है? इसकी तरफ से CF मोटो की अपनी ऐप है। ठीक है, अभी तक तो ये फ्री है, लेकिन ये है कि इसके साथ एक टी बॉक्स लगाना पड़ता है। ठीक, वो एक्स्ट्रा मिलता है, वो इसके साथ नहीं आता। लेकिन 800 हो गया, दूसरे बाइक्स हो गए, उनमें लगा हुआ आता है। सही। इनमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। इसका बस मुझे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि मुझे ना वो लॉन्ग ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल यहाँ नहीं रखता, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी जाना शुरू होती है। वो फिर मैं मोबाइल इधर रख लेता हूँ जेब में, और यहाँ से मुझे मैप्स नज़र आ रहे होते हैं कि हम सही डायरेक्शन में
गलत डायरेक्शन में है या क्या सीन। सही। अच्छा, इसके मैंने देखा है कुछ लोग जब यहाँ बैठते हैं तो इसकी जो हाइट है ना, उसकी वजह से आगे का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा होता। इसमें ऐसा मसला तो नहीं? नहीं, वो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, ये ज़्यादातर लोगों ने ना इसकी एडजस्टमेंट फुल ऐसे ऊपर की होती है, ठीक हो गया। ठीक। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो ऑफ रोड तो आपने इसकी एडजस्टमेंट ऐसे नीचे करनी होती है, ठीक है। ये आपको व्यू देता है। दूसरा, इसके ऊपर बैठ के नहीं फिर आप ऑफ रोड कर सकते, फिर आपको थोड़ा खड़ा होना पड़ता है। हाँ, वो अगर आप हरकत कर रहे हो तो खुद भी गिरोगे, और यस फिर आपको फ़ौरन आगे नहीं नज़र आएगा। सही। अच्छा, इसके हम बैक टायर पे आते हैं। क्या इसका साइज़ क्या है बैक टायर का? ये 18 का है और 140 है। 140/70 है। सही। तो ये इसकी ग्रिप वगैरह ऑफ रोडिंग में, और ख़ास तौर पे जब कोई स्नो वाला एरिया होता है वहाँ पे कैसी इसकी ग्रिप है? यार, इस टायर की तो अच्छी ग्रिप है क्योंकि ये उसकी कॉपी की हुई है इन्होंने परेली की। सही। तो अभी तक तो अभी तो ख़त्म भी हो गया तकरीबन टायर, मुझे चेंज कराना है। कितने किलोमीटर चल चुके? ये 11,000। ठीक। लेकिन असल में चलाने का भी होता है ना, मैं हर वक्त ऑफ रोड पे होता हूँ। तलहार, रमली, ये सारी जगहों पर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, इधर यहाँ पर करते रहते हैं। तो ये इसलिए मेरे पास पड़े हुए हैं दूसरे टायर्स, वो मैंने ले लिए। अच्छा, मुझे जहाँ तक समझ आई है आपको ज़्यादातर ऑफ रोडिंग ज़्यादा मज़ा करता है। नाउ वो अब स्पीड इज़ नो लॉन्गर माई थिंग। शायद मे बी 20 years बैक दैट वाज द थिंग, अब नहीं है। वैसे यार, रोड्स के ऊपर भी तो आप देखो ना, इतना रश हो गया और इतनी, और प्लस उस स्पीड के ऊपर योर फर्स्ट मिस्टेक कैन बी योर लास्ट। सही। इधर हम कई दफ़ा गिरे हैं, बल्कि इनफैक्ट यू नो व्हाट, टॉकिंग अबाउट दोज फीचर्स, कुछ चीज़ें जिनके ऊपर मैं भी समझता हूँ कि वो थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्रैश गार्ड्स। सही। जो कंपनी के ओरिजिनल क्रैश गार्ड्स आते हैं, वो मैंने ये नोट किया था कि एक ही फॉल के अंदर ना ये वाली जगह टर्न हो जाती है अंदर, राइट। और मैं पाँव से इसको पीछे से मारता था और सीधी हो जाती थी। तो वहाँ से मैंने नोट किया कि यार ये बहुत गेज इसकी कम है, तो गेज शुड बी अ लिटिल थिकर। तो वो मैंने ओरिजिनल उतरवाए, यहाँ लेके गया और मैंने ये नए बनवाए। तो ये अभी मोटी गेज के हैं और ये स्ट्रॉन्गर हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है इसके अंदर जो आपने आफ्टर परचेजिंग की है? जो सबसे इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन है, दोज आर दी स्टिकर्स। राइट। ये मैंने इंडोनेशिया से ऑर्डर किए हैं। एक तो इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये 500 माइक्रॉन्स हैं, विच इज़ ट्वाइस एज मोर देन एनी PPF। तो प्रोटेक्शन बहुत अच्छी देते हैं। सही। दूसरा ये है कि वो आपके लिहाज से आपको कस्टमाइज़ कर देता है। उसको मैंने सिर्फ इतना सा कहा था कि यहाँ राइडोलॉजी लिखा हो, जो मेरा चैनल है जी, और दूसरा नियॉन के अंदर इलेक्ट्रिकी फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा डिज़ाइन हो। द फर्स्ट डिज़ाइन विच ही सेंट मी इज़ द वन विच आई लाइक्ड। राइट। इतना अच्छा डिज़ाइनर है उनका, तो पहला ही डिज़ाइन उसने जो मुझे भेजा है ना, आई वाज लाइक वाओ, he knows exactly what I wanted। वरना तो डिज़ाइन करना ही बड़ा मुश्किल है। दिस इज कस्टम डिज़ाइंड, वन ऑफ इट्स काइंड। इसके अलावा इस तरह के कहीं नहीं है। तो ये स्टिकर्स मैंने लगवाए थे। फिर उसके बाद मैंने ये फुट पैक्स चेंज करवाए थे। इसके फुट पैक थोड़े कम चौड़े होते हैं, ये चौड़े वाला होता है ज़्यादा। सही। तो ये है भी रबर के बगैर, ये आपको हेल्प करता है जब आप खड़े होकर चलाते हैं, हाँ, पाँव को ना ग्रिप करता है, आपके बूट्स को ग्रिप करता है। उसके अलावा ये क्रैश गार्ड्स मैंने चेंज कराए थे। दूसरा मैंने ये बैश प्लेट यहीं से लोकली फैब्रिकेट की थी। इसके अंदर जो इसकी अपनी बैश प्लेट आती है CF मोटो की, वो बारीक होती है बहुत, तो वो नहीं काम करती। ये जो CF मोटो वाले दूसरी बैश प्लेट दे रहे हैं, वो यहाँ ख़त्म हो जाती है मोटी वाली, तो आई नीडेड के थोड़ी लेंथ में भी ज़्यादा हो, तो ये मैंने फिर लोकली खुद ही फैब्रिकेट कराई थी। दूसरा हाँ, क्रैश इसके हैंडल की जो क्रैश गार्ड्स हैं, ये भी मैंने खुद ही फैब्रिकेट करवाए थे यहाँ से। जी, ये यहाँ तक आ रहे हैं, और ये इसके बाद यहाँ इसके ट्रिपल ट्री में जाके यहाँ पर क्लैंप होते हैं, इधर मिडल में, इसके साथ नहीं लगे हुए। सही सही। तो इसके साथ जो ओरिजिनल आते हैं वो सिर्फ ये प्लास्टिक वाले आते हैं, तो ये फ़ौरन टूट जाते हैं। दूसरा ये इसके साथ फ्रेम स्लाइडर नहीं है, ये हैंडल स्लाइडर्स ओरिजिनल नहीं है। सही। तो मेरे पास क्योंकि पहले बहुत सारे स्पोर्ट्स बाइक्स थे, तो उनके कुछ ना कुछ सामान ये पड़ा होता था मेरे पास, वो मैंने फिर इसके साथ लगाया कि गॉड फॉरबिड। ये नज़र आ रहे होंगे मार्क्स इसमें बहुत लगे हुए हैं। वही बात है, जितना बड़ा बाइक होता है उसकी सेफ्टी के लिए भी आपको उतने करना पड़ता है काम, अपनी सेफ्टी के लिए भी, अपनी सेफ्टी के लिए भी। ये मैंने जूते बूट, इसके ख़ास तौर पे सबसे महंगे बूट मैंने फिर ये देखें नज़र आ रहे हैं आपको इसके ऊपर, हाँ बिल्कुल स्कफिंग हुई भी। तो
ये इसके ऊपर ना गिरता ही है बंदा, क्योंकि आप काम ऐसा कर रहे होते हो। अच्छा इरफान भाई एक बात बताएं, ये यंगस्टर्स के लिए है, जो ऑफ रोडिंग होती है उसको बहुत डेंजरस समझा जाता है, होती भी है, तो उसमें आप कैसे अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं अगर किसी के पास ये बाइक ना हो, इस तरह का एडवेंचर बाइक ना हो और उसको शौक हो? देखिए ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हाउएवर इसके अंदर दो राय होती हैं। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स बाइक ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि मेरे से अगर अब मैं आप किसी से भी सवाल पूछूंगा कि 200 की स्पीड के ऊपर आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, आप टाइटेनियम के भी बने हो ना तो तब भी आपको डेंट पड़ जाएंगे। सही, ठीक हो गया। इसके ऊपर स्पीड ही 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, 10 भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको। इस रोड के ऊपर या यहाँ से मैं ऊपर चढ़ाऊंगा एक कच्ची पे, क्या स्पीड होगी? कोई स्पीड नहीं। इट्स गोना बी 5 किलोमीटर। 5 के ऊपर आप इधर से इस तरह गिरोगे, तो वो उसके लिए अगर आपने ज़रा सी भी प्रोटेक्शन पहनी हुई है, जिस तरह मेरी जैकेट्स हैं प्रोटेक्शन वाली और ये जैसे जूते पहने हुए हैं, तो वो बचाने वाला अल्लाह है, नो डाउट, लेकिन देन अगेन यू हैव लेस चांसेस। प्लस आप ऐसी जगहों पर जब मौजूद होते हो तो ट्रैफिक नहीं है, इधर कोई ट्रक आपको हेड ऑन कोलिजन नहीं होने लगी। ठीक हो गया। स्पोर्ट्स के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि स्पीड देनी है, उसकी स्पीड के अलावा तो कुछ है ही नहीं ना उसमें, और क्या है स्पोर्ट्स के अंदर? ऐसे ही है। तो आप स्पीड दे रहे हो, वहाँ से रॉन्ग टर्न पे एक बंदा आ गया है, आपके पास रिएक्शन का क्या टाइम है? क्योंकि वो 1 सेकंड की स्पीड के अंदर आप आंख झपकते हो तो यहाँ होते हो और आंख झपकने के बाद वहाँ होते हो। सही, रिएक्शन टाइम ही नहीं है इसके अंदर। द मैक्सिमम दैट यू डू इज कि यहाँ से मैं अभी चढ़ा रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं चढ़ाऊंगा, ये बाइक यहाँ से चढ़ता है, बहुत आराम से चढ़ता है, मैं यहाँ से यूँ चढ़ा रहा हूँ ना, तो यहाँ हो सकता है यहाँ पर मैं ऐसे करके गिर जाऊँ, दैट्स इट। तो इवन फॉर यंगस्टर्स दिस इज़ फार सेफर। दूसरी चीज़ ये है कि इट्स अ गुड हॉबी। अगर इफ़ यू आर डूइंग दिस, स्पोर्ट्स की नहीं मैं बात कर रहा, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ, एडवेंचर बाइक्स की कर रहा हूँ, तो यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ प्लेसेस, नंबर 1। सेकेंड, फिजिकली थोड़ा बंदा स्ट्रॉन्ग इसलिए हो जाता है क्योंकि खड़े होकर चलाना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू मैनेज दिस। अभी पीछे मैंने महीना एक हो गया मैंने बाइक ज़्यादा नहीं चलाया, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई पुट ऑन वेट। मैं जब चला रहा था तो मैं आई वाज फिजिकली फिट एट माई एज ऑफ 45.5, 46 टू बी ऑनेस्ट। यू बिकम फिजिकली फिट बिकॉज आप उसको मैनेज कर सकते हैं। स्पीड के अंदर देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी। अरे ये फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, मैंने रमली ट्रैक किया था कुछ दिन पहले, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब आए थे, वो बता रहे थे कि ऑफ रोडिंग जो लोग कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं कि आपके पूरे जिस्म की जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो बहुत तेज़ हो जाती है किसी पॉइंट के, तो क्या ऐसे होता है? हाँ बिल्कुल। ख़ासतौर पे जिस वक्त देयर इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट जो होती है, फॉर एग्जांपल जैसे वो एक दो जगह है वहाँ से जब हम ऐसे जंप करते हैं ऊपर, तो व्हेन यू गो हाई एंड यू लैंड एंड यू आर फाइन एंड यू डोंट फॉल, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, एड्रेनलिन एकदम रश करता है, यू बिकम रियली अवेयर ऑफ योर एनवायरनमेंट, तो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग आती है। कोई ऐसा ट्रैक बताएं ऑफ रोडिंग का जिसमें आप आगे फंस गए हो, कहते हो यार इरफान किधर आगे फंस गया, किधर जान को फंसा लिया, कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ? टू बी ऑनेस्ट अभी तक तो नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सॉरी, एक जगह पर हुआ था, वी वर गोइंग टू शारान फॉरेस्ट। सही। तो शारान फॉरेस्ट की जो एक सीधी ट्रैक जा रही है, पाइप है वहाँ पर? नहीं वो तो है ही है, पाइप तो है ही है, वो तो मुझे मालूम है। उससे बहुत पहले वो जहाँ पर वाटरफॉल है उससे भी पीछे एक राइट के ऊपर ट्रैक यूं ऊपर चढ़ता है। अच्छा। वो थोड़ा पतला सा है, ठीक, एक सीधा जाता है। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम मैं जा रहा था। सही। तो मैं गलती से राइट पे चढ़ गया सीधा ऊपर, थिंकिंग कि ज़्यादातर ट्रैक्स मुश्किल ही होते हैं, यही होगा, सामने वाला तो बहुत ईजी ट्रैक है, वो नहीं होगा। वो वाकई बहुत मुश्किल ट्रैक था। ऊपर जब मैं चढ़ा तो आगे जाके बिल्कुल पतला सा हो गया, इतना सा, और नीचे उस तरफ खाई, और वहाँ पर मैं बाइक मेरा ना ऐसे ऊपर था, हाइट पे था, और मोड़ने की जगह नहीं थी, और वो आगे लड़का एक था, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा आप तो गलत आ गए हो, आई नीडेड टू टेक अ टर्न, राइट। वहाँ पर कोई तरीका नहीं था, तो उधर फिर मैंने उससे कहा कि ये इसको आगे से होल्ड करके रखो। मैं ऑफ़ कर दिया, मैंने बाइक गियर में डाला, आराम से क्लच छोड़ के इसको रिवर्स में लेके गया। रिवर्स में जहाँ पर वो मोड़ नीचे आता था, मोड़ के ऊपर मैं वापस लेके आया और बिल्कुल नीचे खाई, और फिर बाइक सीधा हुआ, एंड देन आई केम बैक। तो वो एक स्पॉट आया था। दूसरा एक दफ़ा ये हुआ था कि आई वॉज गोइंग टू DHA वाली साइड, वो हम लोगों ने पीछे जाना था रिंग रोड वाली साइड पे, तो मैं लालाजार से पता नहीं कहाँ से अंदर से पीछे से चला गया जान के टू डू एन ऑफ रोड ट्रैक,
तो वो मुझे गूगल जो है ना वो एक गली में ले गया, पतली सी गली में। जो ही मैं उधर गया गली के अंदर, तो वो गली आखिर में मुझे बिल्कुल ले गई और वहाँ पर गली एंड हो गई। और वो गली बस इतनी थी कि जितना मेरा बाइक है इसके साथ इतनी थी, नीचे उतरने के लिए भी ना मुझे बहुत मुश्किल हुआ। वहाँ पर उस जगह पर मैं फंस गया और बिल्कुल सामने एक घर, राइट पे एक घर, लेफ्ट पे एक घर, छोटे छोटे से घर कच्चे से बने हुए, बड़े मुझे तो नज़र आ रहा था, मैं तो कहीं नहीं यहाँ से जा सकता। मैंने पहले वो एक घर को नॉक किया, वहाँ से निकले लोग, उनसे मैंने कहा कि यार मैंने बाइक करना है, उनके घर में जा ही नहीं सकता था। देयर वाज ओनली वन ऑप्शन के सामने जो बिल्कुल घर था, उनको मैंने नॉक किया, उनके घर के अंदर लेके गया मैं बाइक उनके घर के अंदर ले जाके मैंने टर्न किया बाइक, उनके घर वाले, साथ के घर वाले, उसके घर वाले सारे आ गए कि ये क्या तमाशा है यहाँ पर है, ये कहाँ आ गए। तो वो एक जगह पर मैं फंस गया था बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ और बिकॉज ऑफ इट्स विड्थ। वो गूगल के ऊपर 100% ट्रस्ट भी नहीं करना होता। अच्छा सही। एग्जॉस्ट क्या था इसका? यार इसका अपना बहुत अच्छा एग्जॉस्ट है, वेरी वेल ट्यून्ड। सिर्फ एक ग्राइप मुझे इसके साथ है, मे बी दैट्स मैं वो ज़्यादा करता हूँ, रेव ज़्यादा करता हूँ। ये देखें इसका कलर चेंज होता है, ये जहाँ मिट्टी पड़ती है ना तो ये यहाँ पर जब गर्म होता है वहाँ से ये गोल्डन सा होना शुरू हो जाता है। सही। तो वैसे तो मैंने ये इसलिए लगाया हुआ है कि वो एक तो स्क्रैचेस ना पड़े, दूसरा कई दफ़ा बैक लटक रहा होता है तो वो ना जले। एग्जॉस्ट नोट, एग्जॉस्ट साउंड इसकी ओरिजिनल की इतनी अच्छी है कि चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक दोस्त मेरे लिए वैसे ही ले आया क्योंकि उसने अपने लिए ख़रीदा था एग्जॉस्ट, तो ये सेट कि मैं आपके लिए भी ले आया हूँ। मैंने लगाया और फिर मैंने उतार के उसको वापस कर दिया। इरफान भाई, इसको अब आप जैसे बच्चों के साथ प्यार हो जाता है ना, इसी तरह ना आपको अपने बाइक के साथ भी प्यार हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको अभी 30 लाख रुपया दूँ, आप ये बाइक मुझे सेल कर देंगे? नहीं यार, और तो 30 के बजाय आप मुझे 35 में दे दो तो आई एम नॉट गोना सेल इट बिकॉज देखो ये नज़र आ रहा है आपको बाइक, ये मैंने प्यार से अपने लिए रखा है, सही मेंटेन किया है। और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आई कैन अफोर्ड इट। और मेरा अल्लाह से हर वक्त यही दुआ होती है कि जब एक चीज़ ले ली है तो अल्लाह वो नसीब भी करे। आमीन। तो मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं आता, एक दफ़ा भी बीच में मूड नहीं आता टू सेल इट। सो मेनी पीपल हैव अप्रोच्ड मी, मैंने उनको दूसरे बाइक सेल करके दिए हैं क्योंकि ग्रुप में कोई ना कोई बेच रहा होता था। ठीक। अच्छा, व्यूअर्स को तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जस्ट डू व्हाट यू लव। इफ़ यू डू व्हाट यू लव यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ। लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखें कि वो इस्लाम में चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है। अगर इस्लाम में वो नाजायज़ है, डोंट डू इट, डोंट हेल्प योर फ्रेंड्स विद इट इवन। अगर इस्लाम में जायज़ है तो डू इट एंड हेल्प योर फ्रेंड्स विद इट। गेट योर सेल्फ अ हॉबी, इट विल मेक यू हैप्पी, यू विल बी कंटेंट। एंड वो जो एक होता है ना एज का या एज से पहले बुढ़ापा जो ना वो थोड़ा डिले हो जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। आई एम ऑलमोस्ट 46 बट आई एम एज फिट एज एनी 20-year-old इवन नाउ। और उसकी वन ऑफ द रीजंस इज़ आई एम हैप्पी एंड यू नो व्हाट, जस्ट केयरलेस व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। मेरे नियॉन के ऊपर मुझे इतने सारी कमेंट्स मिल रहे होते हैं बट आई डोंट केयर, ना मैंने उनसे पैसे लेने हैं ना मैंने उनको पैसे देने हैं। सो जस्ट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी और अपनी नमाज कायम रखें और लोगों का ख्याल रखें और हकूक़ुल अल्लाह, हकूक़ुल इबाद वो आप पूरे रखें, वालिदैन के हकूक़ ख़ास तौर पर। एंड दैट्स अबाउट इट। तो व्यूअर्स, इसी अच्छी बातों के साथ हम लोग अपना ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं एक नई बाइक के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।